एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम स्टार्ट करें आर्टिकल 98 से ऑफ पार्लियामेंट, जो कि 79 से 122 में दे रखा है। अब 98 आर्टिकल पे आ गए थे, ठीक है। तो 2-3 आर्टिकल बाद हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है आर्टिकल 98 का, इसमें सेक्रेटरीट की बात की हुई है पूरे में, ठीक है। तो हर एक हाउस, 2 हाउसेज है हमारे, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो हर हाउस के पास पार्लियामेंट बोलता है कि हर हाउस के पास क्या होना चाहिए, एक सेक्रेटरीट होना चाहिए। इसमें ये भी हो सकता है लोकसभा का एक सेक्रेटरीट हो और राज्यसभा का एक सेक्रेटरीट हो। बट कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें पार्लियामेंट हमें परमिशन देता है, पार्लियामेंट अलाउ करता है कि लोकसभा और राज्यसभा का एक कॉमन सेक्रेटरीट हो, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है दे कैन हैव ईदर हैव द सेपरेट अलग अलग, एक लोकसभा का सेक्रेटरीट है और एक राज्यसभा का सेक्रेटरी है और कॉमन सेक्रेटरीट, ठीक है। कॉमन भी हो सकता है इनका, ठीक है, दोनों को मिला के। इसके बाद बात आती है क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में क्या कहता है, पार्लियामेंट विल मेक लॉज फॉर द, अब सेक्रेटरीट बनता है तो उस सेक्रेटरीट में लोग भी होंगे। अब उन लोगों के लिए जो भी लॉज बनाना है, ठीक है, उनके रिक्रूटमेंट, कैसे रिक्रूट होंगे वो सारे लोग, और उनके कंडीशन ऑफ सर्विस क्या रहेगी, क्या काम करेंगे, किस किस कंडीशन पे चलेंगे, तो वो सभी कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और द पर्सन अपॉइंटेड फॉर सेक्रेटरीट, जो भी लोग अपॉइंट किए गए हैं लोकसभा या राज्यसभा के सेक्रेटरीट या फिर इनके कॉमन सेक्रेटरीट के लिए, ठीक है। ये हो गए आर्टिकल क्लॉज 2, आर्टिकल 98 और क्लॉज 2 के बाद, ठीक है। इसके बाद बात आती है क्लॉज 3 में क्या दे रखा है, अगर पार्लियामेंट नहीं बनाए लॉ, ठीक है, या फिर वो लेट हो जाए, फिर किसी कारण से अभी लॉ बने हुए नहीं है, तो तब तक वो सारे लॉज जो इनका रिक्रूटमेंट और इनके कंडीशन ऑफ सर्विस का कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट विल मेक लॉ, president can make law on recruitment and conditions of service of person appointed for secretariat, ठीक है। अब अगर प्रेसिडेंट को लोकसभा के सेक्रेटरीट के वर्किंग कंडीशन और रिक्रूटमेंट की बात करनी है तो वो किससे करेंगे, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा के स्पीकर से। पर अगर उनको राज्यसभा के लोगों, राज्यसभा के सेक्रेटरीट के लोगों जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है और उनका रिक्रूटमेंट की बात करनी है और उनके कंडीशन ऑफ सर्विस की बात करनी है, तो कौन से करेंगे प्रेसिडेंट, बात किससे डिस्कस करेंगे, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनसे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर सबसे पहली बात आती है सेक्रेटरीट होना चाहिए, सेपरेट या कॉमन। उसके बाद बात आती है पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, और अगर पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी तो प्रेसिडेंट बनाएंगे। प्रेसिडेंट अगर लॉ बनाएंगे तो अगर लोकसभा के बना रहे तो स्पीकर से, और राज्यसभा के रहे हैं तो चेयरमैन से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर 98। अब हम मूव करते हैं आर्टिकल 99 की साइड। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 99 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या है, एवरी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बिफोर टेकिंग हिज सीट, जो भी कोई मेंबर है कोई से भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, ठीक है, बिफोर टेकिंग हिज सीट, अपनी सीट, अपनी कुर्सी, अपनी जो उसको पद मिला है उसको लेने से पहले, ही शैल मेक श्योर दैट ही शुड टेक एन ओथ एंड अफर्मेशन, उसको ओथ एंड अफर्मेशन लेना पड़ेगा अपनी सीट लेने से पहले। किसके आगे, या तो प्रेसिडेंट के आगे या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हो उसके आगे, ठीक है। लाइक प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड ऑन द बिहाफ ऑफ हिम, या तो प्रेसिडेंट के बिहाफ, प्रेसिडेंट ने अपने बिहाफ पे किसी को अपॉइंट किया या फिर प्रेसिडेंट खुद है, उसके सामने हर कोई जो मेंबर है, जो चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको ओथ एंड अफर्मेशन देना पड़ेगा। और इस ओथ एंड अफर्मेशन का फॉर्म क्या होगा, वो दे रखा है आर्टिकल, वो सॉरी, शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 99 में बस इतना ही है, आर्टिकल 100 देखते हैं। So now we are reading आर्टिकल 100 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या बताया गया है, क्लॉज 1 में बोला गया है ऑल द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं किसी भी सिटिंग के, या तो वो लोकसभा की सिटिंग हो या फिर राज्यसभा की, या फिर राज्यसभा और लोकसभा की ज्वाइंट सिटिंग हो, ठीक है, इन तीनों टाइप की सिटिंग में कोई से भी क्वेश्चन या फिर सारे क्वेश्चन कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे इन हाउस में, कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे, बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। जिस भी साइड को मेजॉरिटी मिलेगी, वोट्स की मेजॉरिटी मिलेगी, उससे इसके डिसीजन, सारे क्वेश्चंस के डिसीजन डिटरमाइन होंगे, ठीक है। और ये वोट्स कौन देंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है किनको, चेयरमैन को और स्पीकर को, इनको दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाता इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। पर अगर तुम सोचो कि जैसे कुल 50% लोग पक्ष में और 50% लोग विपक्ष में है, ठीक है, तो अब इसमें बात आती है, ये फर्स्ट इंस्टेंस की वोटिंग हो गई और इसमें रिजल्ट आ गया कि 50-50 टाई हो गया। बट अगर जब सेकेंड इंस्टेंस की बात आती है और टाई हो जाता है तो चेयरमैन और स्पीकर
कर सकते हैं वोटिंग, ठीक है। इसमें जब फर्स्ट इंस्टेंस है इन दोनों को अलाउ नहीं है, बट जो सेकंड इंस्टेंस है क्योंकि टाई हो गया इसलिए चेयरमैन और स्पीकर वोट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अब देखो इसमें एक और चीज़ थी कि जब लोकसभा की सिटिंग होगी तो स्पीकर नहीं करेगा, और जब राज्यसभा की होगी तब चेयरमैन नहीं करेगा, और जब जॉइंट सिटिंग होगी तो चेयरमैन भी नहीं करेगा और स्पीकर भी नहीं करेगा फर्स्ट इंस्टेंस में, बट सेकंड इंस्टेंस में दोनों कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्लॉज में क्या बोला गया, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू एक्ट नॉट विद द स्टैंडिंग ऑफ एनी वैकेंसी ऑफ द मेंबरशिप। अगर पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर का एब्सेंट है, ठीक है, वैकेंसी है, वो अपनी सीट पे नहीं है, तो वो अपनी सारी प्रोसीडिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर नहीं है तो उसके बिना प्रोसीडिंग होगी ही नहीं, और ये जो प्रोसीडिंग होगी वो वैलिड मानी जाएगी। ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में ये बोल रखा है, क्लॉज 3 एंड 4 भी है इसका, तो वो देखते हैं आर्टिकल 100 का। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 100 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें क्या दे रखा है, क्लॉज 3 में बात की गई है, द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईदर हाउस, ईदर लोकसभा और राज्यसभा, shall be 1/10 of the total numbers of members of the house. For example, 1/10 होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाउस में 5 मेंबर्स है तो 50 कोरम होंगे, ठीक है। क्लॉज 4 में क्या दे रखा है, इफ एनी टाइम ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द हाउस देयर इज नो कोरम, अगर मीटिंग ऑफ हाउस में कहीं पे भी किसी भी टाइम पे कोई कोरम है ही नहीं, कोई प्रेजेंट ही नहीं है, नो कोरम इज प्रेजेंटेड, देन द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन और स्पीकर, ठीक है, अगर राज्यसभा में मीटिंग चल रही है और कोरम नहीं है तो चेयरमैन करेगा, और लोकसभा में है तो स्पीकर करेंगे, ठीक है, टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल अ कोरम इज देयर। तो ये क्या करेंगे, इस मीटिंग को ही सस्पेंड कर देंगे अंटिल, तब तक के लिए जब तक कोरम आ नहीं जाता। अब बात ये भी है कि अगर चेयरमैन नहीं हो और स्पीकर नहीं हो तो जो पर्सन अपॉइंट किया गया है टू एक्ट एज चेयरमैन और स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो इस चीज़ को, बिना कोरम वाली मीटिंग को क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा अंटिल द कोरम इज प्रेजेंट, ठीक है। आर्टिकल 100 में इतना ही है, 101 पे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 101 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें क्या बोला गया है फर्स्ट क्लॉज में कि इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, देखो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि एक जो इंसान है वो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रह सकता, वो इंसान लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर एक साथ नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी जो मेंबरशिप है किसी भी एक हाउस की, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड पे आ जाएगी। और इससे रिलेटेड कोई भी लॉ होगा उसकी मेंबरशिप खत्म करने से, या फिर उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, तो वो कौन बनाएगा, लॉ पार्लियामेंट बनाएगा। तो एक इंसान दो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रह सकता, ठीक है, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का। इसके बाद क्लॉज 2 में क्या बात आती है, इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम एमएलए ऑफ एनी स्टेट, कोई पार्लियामेंट का मेंबर है वो अब स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर बन जाता है, तो उसकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी, और उसकी एमपी की सीट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है वो वेकेंट होगी, और फिर उसके बाद वो स्टेट लेजिस्लेचर में अपना जाके काम करेगा। तो इसमें ये बोल रखा है कि कोई भी इंसान है वो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो एमएलए नहीं बन सकता किसी स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है, और अगर वो एमपी नहीं है तो वो एमएलए बन सकता है, ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और राज्यसभा और लोकसभा का एक साथ नहीं बन सकता, किसी एक का बनेगा। इसके बाद थर्ड क्लॉज में क्या बात आती है, इफ अ मेंबर इज डिस्क्वालीफाइड बाय आर्टिकल 102 के रूल्स, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है आर्टिकल 102 जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके रूल्स के तहत, तो या फिर वो रिजाइन कर देता है प्रिसीडिंग ऑफिसर को, तो जो उसकी सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ है कि प्रेसिडिंग ऑफिसर के ऊपर है कि वो इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता है या नहीं, ठीक है। इसके बाद बात आती है क्लॉज 4 की। क्लॉज 4 में क्या बता रखा है, इफ अ मेंबर इज एब्सेंट फॉर 60 डेज, ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर 60 डेज के लिए कंटिन्यू एब्सेंट है, ठीक है, तो उसकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा। दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 101। अब 102 पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर रीडिंग 102 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें क्या बोला है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, कैसे डिसक्वालीफाई होते कोई भी मेंबर को पार्लियामेंट का। तो फर्स्ट चीज़ क्या आती है डिसक्वालिफिकेशन के ऊपर, कि डिसक्वालीफाई इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर उससे कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन दैट पर्सन, दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी डिसक्वालीफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
ठीक है। इसके बाद बात आती है अनसाउंड माइंड का। कोई ऐसा अथॉरिटेटिव कोड जो बोले कि हाँ ये आदमी एक्चुअली डिक्लेयर करे कि ये आदमी अनसाउंड माइंड का है, तो ही उसको अनसाउंड माइंड का माना जाएगा और फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद बात आती है इंसॉल्वेंट की। अगर वो इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित हो जाए तो ठीक है, तो वो मेंबर नहीं रह पाएगा पार्लियामेंट का। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो या फिर उससे दौरान उसने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी, ठीक है, और किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। इसके बाद बात आती है डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, उसके बेस पे वो इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उस पैरामीटर के अंदर नहीं आता, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन जिन बेस पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। पहली चीज़ क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो। दूसरी चीज़ क्या है, सिटीजनशिप छोड़ दे, उसके बाद इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, वो अनसाउंड ऑफ माइंड का हो जाए, ठीक है, या फिर उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा हो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर किसी भी उसमें। उसके बाद बात आती है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन। अगर वो लोकसभा में हो रहा है तो स्पीकर, और अगर वो राज्यसभा में हो रहा है तो वो चेयरमैन। ये दोनों लोग ही डिसाइड करेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फाइनल डिस्क्वालिफिकेशन होना है या नहीं होना है। फाइनल डिसीजन किस पे रहता है, फाइनल अथॉरिटेटिव कौन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड दैट्स ऑल फॉर 102 आर्टिकल एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।